हाँ जी दोस्तों, तो आज का जो ये लाइव सेशन है इसका सबसे पहले तो मकसद है कि आगे की मैं प्लानिंग बता दूं। दूसरा कि जो पिछली 4 क्लासेस हम लोगों ने मैंने आपको भेजी थी उन क्लासेस का मैं आपसे फीडबैक ले लूं ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। और ऐसा ही ये जो सिस्टम है, ये जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने सोचा है, ये हर हफ्ते चलता रहेगा। ठीक है। इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा कि आप अपनी क्लासेस अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख भी रहे हो और रेगुलरली आप मेरे साथ मीटिंग में आ भी रहे हो। और जब आप मीटिंग मिस करोगे तो मुझे रीजन चाहिए कि आप मीटिंग क्यों मिस कर रहे हो। ठीक है। ये चीज चलती रहनी चाहिए टिल योर एग्जाम्स नवंबर 21। तो ऐसा ही चलता रहेगा सिलसिला। और हमारी कोशिश रहेगी कि इसको एक इंटरैक्टिव सेशन रखें जहां पे मैं आपसे कुछ सवाल करूं, कुछ रिवीजन के तैयारी कराऊं, मैं आपको रिवाइज भी कराऊं, जितना भी कुछ पुराना कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज कराऊं। और वीकली हम लोग इस चीज के बारे में रेगुलर बेसिस पर डिस्कशन चलता रहे तो दैट आप लोगों को कभी ये ना लगे कि रिकॉर्डेड वीडियोस देके काम खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। तो मेरा मकसद है कि हम लोग मैं भी ये जानता रहूं कि आप लोग कोर्स कंप्लीशन में कहां तक पहुंचे हैं और हम लोग अपनी टारगेट कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। देखो, अगर मैं टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं दोस्तों, अगर मैं टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो टैक्सेशन के अंदर तकरीबन तकरीबन 140 लेक्चर्स लगने वाले हैं, 135 से 140, जो कि मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है, डिस्कस किया है। और इन 140 लेक्चर्स में आपको देखो बहुत बहुत ज्यादा वॉल्यूम है टैक्स का कोर्स। आप लोग जब आपके पास बुक्स आएंगी सीए इंटरमीडिएट की, तब आपको अंदाजा हो जाएगा दोस्तों कि ये टैक्स का कोर्स बहुत ज्यादा है। यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के सारे सब्जेक्ट्स आप चेक करना, और उसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होगा जो आपको सबसे भारी लगेगा और वो होगा टैक्स। और इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और आगे क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, हम लोग कैसे क्लासेस कब तक खत्म करेंगे, क्या कोर्स कंप्लीट करेंगे। आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं इसके बारे में डिस्कशन। आई होप सब लोगों को ये स्क्रीन दिख रही होगी। यस या नो प्लीज जवाब दे दें। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो बच्चों अब जो सीए इंटरमीडिएट जो आपका प्लान है विच इज 2021, है ना, नवंबर 2021, यस, नवंबर 2021। तो सीए इंटरमीडिएट के इस एग्जामिनेशन में, नवंबर 21 के एग्जामिनेशन में आप लोगों को जाना है। और आपको बोथ ग्रुप जाना है या सिंगल ग्रुप, इस चीज के बारे में भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है। तो देखो, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यह सजेस्ट करता हूं कि बोथ ग्रुप या सिंगल ग्रुप ये बाद में डिसाइड किया जा सकता है। अभी इनिशियल स्टेज पर आपको बोथ ग्रुप ही स्टार्ट करना चाहिए, मतलब बोथ ग्रुप की तैयारी के हिसाब से स्टार्ट करना चाहिए। आगे आप सिंगल करोगे या नहीं, या बोथ करोगे, वो दैट दैट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस कि आप बाद में क्या करना चाहते हो। मेरे कहने का मतलब बच्चों कि अगर हम लोग अभी जनवरी मंथ में टैक्स, लॉ और बाकी सब्जेक्ट्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जनवरी मंथ में, और हम लोग, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आने वाला बेटा, जनवरी एंड से पहले रिजल्ट आ ही नहीं सकता, अनडाउटेडली नहीं आ सकता। तो जनवरी तो गया, और फेब्रवरी के भी मेरे को लगता है फर्स्ट वीक जा सकता है, तो हो सकता है कि जनवरी के एंड या फेब के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आए। तो इतना टाइम क्या करना चाहिए, जनवरी तक आप लोग 1 या 2 चैप्टर आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो अपने कोर्स को, जिस हिसाब से आप लोगों को लगता है कि आराम से सीए फाउंडेशन का रिजल्ट ठीक। देखो, पॉजिटिव आए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को तैयारी हुई होगी। नेगेटिव भी आ गया, भगवान ना करे नेगेटिव भी आ गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। जो आपको बताया गया है कि टीचर्स आपको ये कह रहे हैं कि आगे क्लासेस 6 मंथ्स के लिए आगे हम एक्सटेंशन दे देंगे, तो वो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको 6 मंथ्स के लिए आगे एक्सटेंशन दे देंगे, वैलिडिटी दे देंगे, तो वो पॉसिबिलिटी है। ठीक है। तो बेसिकली जनवरी में आप लोगों को 1 या 2 चैप्टर एटलीस्ट खत्म कर लेने चाहिए। उससे फायदा ये होगा कि आपका टारगेट रहेगा कि मार्च टू अप्रैल, अप्रैल एंड तक, 30th अप्रैल तक आप लोगों का कोर्स ग्रुप 1 का कंप्लीट हो जाए। जी हां, ग्रुप 1 का कोर्स कंप्लीट हो जाए। अब अगर आप ग्रुप 1 के कोर्स को सही टाइम पे खत्म करते हो तो आपको एक एज मिलेगा, लीड मिलेगी ग्रुप 2 के लिए। इज दैट क्लियर? क्योंकि अगर आप ग्रुप 1 को ही टाइम पे खत्म नहीं करते हो,
आपका ये जाता है ग्रुप 1 मई जून जुलाई में जाके, देन इन दैट केस आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता ग्रुप 2 के लिए। अब देखो, जब आप अप्रैल एंड में खत्म कर लेते हो, आप मई मंथ में बैठे हो, मान लो अभी आप मई मंथ में हो, अब आप ये डिसाइड कर रहे हो कि मुझे बोथ ग्रुप जाना है या सिंगल, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशन। आपको लगा कि हाँ यार मेरी प्रिपरेशन है, सो यू हैव एन ऑप्शन। बट जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि हाँ कोई बात नहीं यार, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया, हम लोग बाद में भी प्लानिंग कर सकते हैं, बट वो ये नहीं सोच रहे हैं कि देखो मैं वो बता रहा हूं जो पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखकर, अगर जनवरी का ये मंथ निकल गया और फरवरी के बाद हम लोग नवंबर की तैयारी करें, तो आप लोग ये सोच लो बोथ ग्रुप तो कैंसिल ही हो गया, बोथ ग्रुप तो कैंसिल ही हो गया, यानी बोथ ग्रुप तो पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों? फेब मार्च अप्रैल मई, मई जून, मई के भी इनफैक्ट जून के पहले हफ्ते तक कहानी जाएगी, और जून के पहले हफ्ते तक अगर आपका वो गया ग्रुप 1, तो उस केस में आपके पास ग्रुप 2 के लिए प्रिपरेशन का टाइम कम होगा, और फिर इसके बाद बोथ ग्रुप को रिवाइज करने का टाइम कम होगा, जिसकी वजह से नवंबर अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप तो नहीं दे सकते। तो इसी रीजन से बच्चों हम लोग आपको अर्ली स्टार्ट करने के लिए कह रहे हैं, सो दैट आपके पास टाइम हो, अच्छा खासा टाइम हो, आप लोग अप्रैल तक तैयारी करके रखो सिंगल ग्रुप की, और अप्रैल तक तैयारी होने के बाद आप आराम से मई जून जुलाई अगस्त, इनफैक्ट मई जून जुलाई अगस्त ग्रुप 2 पे फोकस कर सकते हो, साइमल्टेनियसली रिवीजन करो ग्रुप 1 की, और फिर अगस्त तक खत्म करके सितंबर एंड अक्टूबर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा बोथ ग्रुप को रिवाइज करने का दोस्तों। मतलब जनवरी से अप्रैल आपका टारगेट होना चाहिए इसको कंप्लीट करने का, फिर इसके बाद मई से लेके जून जुलाई अगस्त, मई से अगस्त ग्रुप 2 का टारगेट होना चाहिए विद रिवीजन ऑफ ग्रुप 1, और फिर इसके बाद सितंबर एंड अक्टूबर आपके पास टाइम बचा होगा रिवीजन करने के लिए। इज दैट क्लियर? बोथ ग्रुप की रिवीजन करने के लिए, और नवंबर में आपको अटेम्प्ट देना है, नवंबर 21। बच्चों मैं फिर से बोलूं, आपको देना चाहे सिंगल ग्रुप है, बट आपके पास ऑप्शन तो होना चाहिए ना सोचने के लिए। कहीं बच्चे तो ऐसे सोच रहे हैं कि ऑप्शन ही ना हो। यार आप अगर ये सोच रहे हो कि हम लोग जनवरी के रिजल्ट के बाद सोच रहे हैं, रिजल्ट के बाद अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, तो बेटा रिजल्ट के बाद आप ये सोचो, आप अपने लिए ऑप्शन नहीं छोड़ रहे हो। दिक्कत ये है कि ये एग्जाम का जो रिजल्ट है ये फरवरी में जा चुका है, और ये रीजन क्या हुआ आप लोगों को पता है, कोविड की वजह से एग्जाम पोस्टपोन हो गए, जिसकी वजह से आपका जो टाइम पीरियड है वो 1 महीना कम हो गया, जबकि 9-10 महीने का आपके पास गैप होना चाहिए था, वो गैप आपका कम हो गया है। मैं ये समझता हूं कि आपके पास कम टाइम है, इसीलिए आपको बार बार बोला जा रहा है कि आपको अभी से ही सेशन क्लासेस प्लान कर लेनी चाहिए, बाद का नहीं सोचना चाहिए। इज दैट क्लियर दोस्तों? ये बारी बात समझ में आती है कि हम लोग क्यों इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उसका ये रीजन है। आप लोगों के पास ये तरीका है, बट अगर आप मई जून में चले जाते हो ग्रुप 1 की खत्म करने में, तो आपके पास सेकेंड ग्रुप के लिए ऑप्शन ही नहीं बचता है दोस्तों, सेकेंड ग्रुप के लिए ऑप्शन ही नहीं बचता है। इसी रीजन से हम लोग बार बार आपको नवंबर 21 का टारगेट अगर बोथ ग्रुप करना है, तो आपको इसी तरीके से करना है। और नवंबर 21 बोथ ग्रुप के क्या फायदे नुकसान होते हैं, ये मैंने एक वीडियो में बनाया हुआ है, मेरे यूट्यूब लिंक पे जाके देखना, और उसको क्या फायदा होता है बोथ ग्रुप का और वो सब चीजें। बाद में आपको सिंगल करना है बोथ, दैट यू हैव टू डिसाइड। चलो वो बात हम बाद में भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, हर चैप्टर का टेस्ट लेंगे, जैसे जैसे चैप्टर ओवर होगा हम लोग एक टेस्ट प्लान किया करेंगे। इसी क्लास के अंदर मैं डिस्कस किया करूंगा कब कब कौन सा टेस्ट प्लान करना है, ठीक है, ऐसे ही क्लास के अंदर। तो एक हफ्ता फॉर एग्जांपल 2 सब्जेक्ट की क्लासेस हो रही हैं, जैसे कि टैक्स और लॉ की हो रही है वीक में, ठीक है, और एक सब्जेक्ट एक होगी अकाउंट्स और कॉस्ट की, ठीक है, फिर होगी टैक्स लॉ की, और फिर होगी अकाउंट्स कॉस्ट की। तो इस तरीके से रिवीजन होनी चाहिए, जो कि आपकी रिवीजन चलती रहेगी, एक डिस्कशन चलती रहेगी एवरी संडे, ठीक है। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे 2 हफ्ते में एक ही बारी मिलना है, और 2 हफ्ते का जितना भी वॉल्यूम किया होगा आप लोगों ने, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, मेरे को भी पता चले मेरे स्टूडेंट्स कहां तक पढ़ चुके हैं, क्या कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आज तक मैंने नहीं देखा कि रिकॉर्डेड क्लासेस के अंदर ऐसा होता है। बट मैं चाहता हूं अपनी तरफ से स्टूडेंट्स को मैं ये फैसिलिटी दूं कि उनको लगे कि हाँ यार कोई ना कोई डंडा है सर पे, और कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है, क्योंकि आप लोगों का रिजल्ट मेरा रिजल्ट है दोस्तों। तो अगर आपका रिजल्ट खराब हुआ तो मेरा रिजल्ट खराब होता है, इसी रीजन से मुझे आपके ऊपर फोकस करना ही है, सो दैट मेरे रिजल्ट कंसिस्टेंटली चलते रहे, अच्छे चलते रहे। इज दैट क्लियर? सबको ये बात समझ में आती है मेरा क्या फोकस है, मैं क्यों कह रहा हूं बार बार अभी से स्टडी करने के लिए, क्यों पढ़ाई करने के लिए बोल रहा हूं? यस यस सर। सर। तो मैं उम्मीद भी करता हूं आप लोगों को उसी तरफ से कि आप लोग उसी तरीके से इसको कंप्लीट भी करेंगे।
चलो हम आगे बढ़ते हैं। मैं आगे क्या बात कर रहा हूं, अब आगे ये बात है कि चलो वीकली प्लान्स के बारे में मैंने बात कर ली, ये बात चलती रहेगी रेगुलर बेसिस पर। मैं बाद में रिजल्ट्स के बाद एक ग्रुप क्रिएट कर दूंगा। अभी फिलहाल मैंने एक ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट में आपको लोगों को ऐड किया जहां पे आपको मैसेजेस आ रहे हैं। और प्लीज जो बच्चे मुझे नहीं जानते थे पहले से, आप लोग प्लीज नाम सेव कर लेना, बिकॉज ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट में सिर्फ उन्हीं बच्चों को मैसेज जाता है जहां पर जो बच्चे नाम सेव करते हैं। तो प्लीज नाम सेव कर लेना, सो दैट मैं आप लोगों को रेगुलरली मैसेज जो पहुंच करूं वो आपको मिल जाए। ठीक है। नाउ आप लोगों ने अगर फर्स्ट फ्लोर क्लासेस देख ली हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में भी बता दूं कि फर्स्ट फ्लोर क्लासेस के अंदर मैंने क्या डिस्कस किया। ठीक है। फर्स्ट फ्लोर क्लासेस में किस चीज के बारे में डिस्कशन हुआ। अगर आपको फर्स्ट फोर क्लासेस के बारे में पता हो तो हम लोगों ने टॉपिक्स क्या लिए। सबसे पहले तो टैक्सेशन के बारे में डिस्कस किया था। नंबर 2, हम लोगों ने डीटी वर्सेस आईडीटी के बारे में डिस्कस किया, डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स। नंबर 3, हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट टैक्सेबल इवेंट, एक ऐसा कॉन्सेप्ट टैक्सेबल इवेंट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। ये बात पढ़ी थी आप लोगों ने बच्चों, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर। यस असेसी सर। कौन होता है, असेसिंग ऑफिसर कौन होता है, इसके बारे में डिस्कस किया होगा वीडियो के अंदर। ये वो टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आप लोगों को बहुत जरूरी हैं। अब से आप टैक्स पढ़ रहे हो बेटा, अब आप बच्चे नहीं रहे। अब आप बच्चे नहीं रहे, अब छोटे छोटे बच्चे नहीं हो कि हाँ अभी वो छोटी छोटी बातें पढ़ रहे हो, ABCD नहीं पढ़ना है हमने, है कि नहीं। अब हम लोग वर्ड ऐसे यूज करेंगे जो कि टेक्निकल लैंग्वेज, जो कि ऐसे लैंग्वेज है जो आपको डेली रूटीन में टैक्स के लिए आपको काम आएगी। इज दैट क्लियर। तो टैक्स वाले स्टूडेंट्स इस तरीके से यूज करते हैं वर्ड्स को, असेसमेंट ईयर, असेसी, असेसिंग ऑफिसर, टैक्स, डीटी आईडीटी के बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने। टैक्सेबल इवेंट में ही मैंने आपको लेवी का मतलब बताया होगा। इसके अलावा मैंने आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में बताया होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट याद है वो डिपार्टमेंट? हाँ जी सर, इनकम टैक्स एक्ट वाला। हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में बताया होगा, जो कि हर एक बच्चा जनरली सोचता है कि डिपार्टमेंट का मैं आज कमिश्नर बन जाऊं, मैं भी चाहता हूं असिस्टेंट कमिश्नर बन जाऊं। और बहुत सारे बच्चे भी मुझसे सवाल करते थे, सर आप क्यों नहीं बने। ठीक है, आप लोग, आपका भी थोड़ा ध्यान होगा ही ऑब्वियसली। तो मैंने उनको बताया कि उसका जो 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 वो तरीका था एग्जाम का, कि वो कितना टफ था, इसलिए मैंने उसके बारे में सोचा नहीं। और मेरे को पीछे से पुश करने वाला कोई भी पर्सन, कोई भी काम करना हो ना, हमेशा कोई पुश करने वाला जरूर होना चाहिए। पुश करने वाला अगर पेरेंट्स भी नहीं कर पाएंगे तो ऐसे केस में वो बच्चे को एनर्जी नहीं मिलेगी उसको एग्जाम देने के लिए। तो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है वो एक मेरा प्रॉब्लम था, जो कि मुझे पुश करने वाला कोई भी नहीं था उस चीज के लिए। अदरवाइज यस, मैं डिपार्टमेंट की तरफ जरूर फोकस करता। आप लोगों के लिए जरूर खुला हुआ है, आप लोग सीए करने के बाद भी जा सकते हो इस चीज में, तो ज्यादा इज्जत मिलती है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर कैसे सारे मैंने स्टाफ के बारे में बताया था, हर एक चीज। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा इनकम टैक्स एक्ट की शुरुआत कर दी थी। मैंने बताया था इनकम टैक्स एक्ट कितने सेक्शंस होते हैं दोस्तों, बताओ इनकम टैक्स एक्ट में कितने सेक्शंस होते हैं? 298। 298। परफेक्ट, 298 सेक्शंस इनकम टैक्स एक्ट में होते हैं। तो ये बातें हम लोगों ने करी। इसके अलावा हम लोगों ने टैक्स रेट्स की शुरुआत कर दी थी, और वो करी थी एज पर फाइनेंस एक्ट 2020, बजट 2020। एक बात और ध्यान से सुनना, नवंबर 21 आप देने जा रहे हो, नवंबर 21 में बजट 2020 लगता है। तो अगर आप लोगों ने बीकॉम की तैयारी की है और बीकॉम में इनकम टैक्स का पेपर दे दिया है, तो वो जो पेपर आप लोगों ने दिया होगा वो बजट 2019 के हिसाब से दिया होगा। तो इसका मतलब है आपको वैसे भी अमेंडमेंट्स पढ़नी ही होंगी। ठीक है, तो फाइनेंस एक्ट 2020 के टैक्स रेट्स हम लोगों ने इसके अंदर डिस्कस किए होंगे इस वीडियो के अंदर। मेरे ख्याल से मोटा मोटा यही चार बातें, यही चार क्लासेस के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया, जो कि एक एक घंटे की क्लास है। बट इनिशियली एक एक घंटे की, आने वाली क्लासेस आपको थोड़ी सी ज्यादा आर्ट स्किल मिलेंगी, 1.5 घंटे की भी मिलेगी, 2 घंटे की भी मिलेगी। तो जो मैक्सिमम टाइम है वो 2 घंटे है। ठीक है, एक आधी क्लास को छोड़ दे तो वो दो से शायद एक आधी पूरे लेक्चर्स में, डायरेक्ट टैक्स के लेक्चर्स में एक आधी सिर्फ ज्यादा होगी। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी प्लानिंग इस तरीके से होगी कि आप लोग अभी तो डीटी कर रहे हो, मैं आपका डीटी कंप्लीट करूंगा कुछ कुछ क्लासेस, उसके बाद आप जीएसटी स्टार्ट करो आफ्टर योर रिजल्ट्स। आफ्टर योर रिजल्ट्स, इज दैट क्लियर। रिजल्ट आ जाए तब थोड़ा सा आपको भी मेंटली क्लियरेंस मिल जाएगी, हाँ यार मुझे करना है। तो जीएसटी करना है स्टार्ट आफ्टर योर रिजल्ट्स, क्योंकि इसमें लगने हैं 55 लेक्चर।
55 के आसपास क्लासेस लगनी है, 50 to 60 के बीच में लगा लो, ठीक है। और डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट टैक्स में तकरीबन 80 लेक्चर्स लगने वाले हैं। तो अगर हम लोग देखें तो इस हिसाब से डायरेक्ट टैक्स का कोर्स बहुत हैवी है और इसके अंदर बहुत होमवर्क भी होगा। और एक और बात, 55 लेक्चर्स जो हैं ये 1.5 आवर के होंगे मैक्सिमम, 1 आवर to 1.5 आवर, मतलब इसी के आसपास होंगे, जबकि डायरेक्ट टैक्स के लेक्चर्स 2-2 घंटे के हैं। इज दैट क्लियर? तो बाद में क्या करना होगा, आपको ये क्लासेस मर्ज करके चलाना होगा, मतलब डीटी और साथ ही में जीएसटी का भी रूटीन रखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसको हम लोग टाइम पर खत्म कर दें। इज दैट क्लियर? क्योंकि आपके पास अगर अप्रैल तक देखें तो अप्रैल तक आपके पास तकरीबन 120 दिन है, 120 दिन तकरीबन आपके पास है, और उस 120 डेज का आपको 135 से लेके 140 क्लासेस कवर करनी है, तो आप लोग समझ सकते हो कि दोनों को साइमल्टेनियसली चलाना ही होगा। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये बात आप लोग समझ लो। और मैं एक्चुअल में फेस टू फेस क्लासेस के अंदर भी इसी तरीके से करता था। अब मैं चाहता हूं कि फेस टू फेस की जगह लाइव इंटरेक्शंस में भी इसी तरीके से, और मैं आप लोगों से पूछता रहूं कि कोर्स की कंप्लीशन कहां तक हो गई। मैं आपको वीकली टारगेट्स दिया करूंगा कि हमारा ये वीक का ये टारगेट है, हर हफ्ते का क्या टारगेट है, वो मैं आपके साथ कंप्लीट करूंगा। तो अभी ये टारगेट है कि आपके ये टाइम इतना खत्म हो गया होना चाहिए। टैक्स रेट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, शायद इंडिविजुअल के टैक्स रेट डिस्कस किए थे, बस इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, क्योंकि मैंने बताया था ना बच्चों पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज, जल्दी सेक्शन 2 क्लॉज 31 सेक्शन 2 क्लॉज 31 में आता है। और पर्सन में क्या क्या आता है? पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और एजेपी। ये याद जैसे मुझे है वैसे ही आप लोगों को होना चाहिए, और वो तभी होगा जब आप रेगुलर बेसिस पर उसको टच बना के रखोगे, आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो पर्सन क्या आता है, पर्सन में क्या क्या आता है वो पता होना चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ डेफिनेशंस हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा मैंने एक सेक्शन और कराया होगा टैक्स रिबेट्स के दौरान, सेक्शन नंबर 87A, यस या नो? यस सर। यस सर हाँ जी सर, करा था। 87A है रिबेट। क्या है? रिबेट। कि अगर हम लोग 5 लाख रुपए तक की इनकम कमाते हैं तो 12,500 रुपए की टैक्स में क्या मिलती है? रिबेट। तो विश्वास मुझे बता दो, क्या रिबेट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी मिलती है? यस सर। थप्पड़ पड़ेगा, यस सर। सिर्फ और इंडिविजुअल को मिलती है सिर्फ। सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को मिलती है, सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है। तो यही रीजन है क्लासेस लेने का, ठीक है, लाइव क्लासेस लेने का यही रीजन है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के साथ रेगुलरली टच में रहूं, सो दैट आपको अपनी गलतियां पता चलती रहें कि हम लोग पढ़ रहे हैं सही तरीके से या नहीं पढ़ रहे। इज दैट क्लियर? तो प्लीज अब अगली क्लासेस में इस तरीके से तैयारी करते हुए आना है कि कोई भी चीज की गलती ना हो, ठीक है जी? हाँ जी, ठीक है विश्वास बेटा, कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी आगे धीरे धीरे करके और भी क्वेश्चंस पूछूंगा। तो लेट्स सी किस तरीके से प्रिपरेशन रहेगी आपकी वीकली। हाँ जी, तो टैक्स यस क्या सर। है हम लोगों ने पढ़ा था। टैक्स क्या है? टैक्स क्या है? टैक्स क्या है? टैक्स एक गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, जो कि गवर्नमेंट कहाँ यूज करती है? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, फैसिलिटीज में, मतलब डिफेंस में लगाती है, वर्ल्ड बैंक के लोन्स जो हमने पे करने हैं उनके ऊपर लगाती है। तो बहुत सारी जगहों पर हमारे टैक्सेस का रेवेन्यू जाता है। तो जितना ज्यादा हमारे देश के पास टैक्स की कलेक्शन होगी, हमारी इकोनॉमी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती जाएगी। ये बात में कोई डाउट नहीं है कि हमारी इकोनॉमी पिछले कुछ 10 सालों में स्ट्रॉन्ग इसलिए दिख रही है क्योंकि हमारे देश में टैक्स की कलेक्शन भी पिछले 10 सालों में काफी बढ़ गई है। तो हमारे देश में अब एक्सपोर्ट्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, एक्सपोर्ट हमारे देश से बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जबकि इंपोर्ट, अगर कोई कहता है कि इंपोर्ट कम हो गए तो इंपोर्ट कम नहीं हुए, इंपोर्ट भी बढ़ रहे हैं। बट हाँ, अगर परसेंटेज के बेसिस पे देखें तो एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया है पहले के मुकाबले, और उसका रीजन है कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप अच्छे हो गए हैं। नाउ टैक्स की बात करें तो टैक्स हमारे देश में दो तरफ से आता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। डायरेक्ट टैक्स क्या है? जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं दोस्तों, उसको हम नहीं कर सकते। और इनडायरेक्ट टैक्स में जिसका बर्डन हम शिफ्ट कर देते हैं कस्टमर पर। अगर आप लोगों ने देखा होगा, हम कोई भी गुड या सर्विस खरीदने जाते हैं बच्चों, तो उसके ऊपर बिल के ऊपर जीएसटी लिखा हुआ आता है। इसका क्या मतलब है? कि उस बिल पर जीएसटी इसलिए लिखा आता है क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप हमें जीएसटी दो और हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। अब आपके दिमाग में आता होगा, सर आपका जीएसटी है, आप पे करो, हम क्यों पे करें? आपके दिमाग में आता होगा ये बात, बट वो ये कहते होंगे कि अगर जीएसटी उन्होंने पे किया तो उन्होंने जो मार्जिन सेट किया था वो मार्जिन तो खत्म ही हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, लोगों के दिमाग में आती है, बच्चों के दिमाग में आती है, इसलिए मैं क्लियर करना चाहता हूं कि 100 रुपए के ऊपर अगर
18 रुपए का जीएसटी और 118 रुपए का वो प्रोडक्ट आपको बेच रहे हैं। आप कहते हो कि सर आपका जीएसटी आपको देना चाहिए ना, सेलर को देना चाहिए। तो सेलर अगर 118 रुपए वो उसी में से देगा, तो उसके पास जो प्राइस पड़ेगा, वो मतलब जो सेलिंग प्राइस हुआ एक तरह से उसका 82 हुआ, क्योंकि वो ये कह रहा है कि मेरे पास तो जेब में 82 ही आएंगे, 18 तो मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा, और उसकी कॉस्टिंग ही 80 रुपए की है। मेरी बात समझना, मान लो उसने गुड ही 80 रुपए का खरीदा, तो कमाया कितना, 2 रुपए। उसने मार्जिन रखा था कि 10 रुपए कम से कम कमाऊंगा। तो भाई इसी रीजन से अगर वो 10 रुपए कमाना चाहता है, ठीक है, या 20 रुपए कमाना चाहता है, 20 रुपए कमाना चाहता है, तो 80 रुपीज पे वो 20 रुपए ऐड करके 100 रुपीज का बेच रहा है। इसके ऊपर वो जितना भी टैक्सेस लगेंगे वो आपसे ही मांगेगा। ये रीजन होता है बच्चों कि वो इनडायरेक्ट टैक्स आपके ऊपर शिफ्ट करते हैं, डायरेक्ट टैक्स शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इनकम टैक्स, जो इनकम कमाता है वो अपनी इनकम पे टैक्स भी पे करता है। एग्जैक्टली ऐसे ही वो दुकानदार अपनी इनकम पे टैक्स भी देता होगा जो उसके प्रॉफिट्स होते होंगे। बिल्कुल। सो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का पहला डिफरेंस तो बर्डन शिफ्टिंग का है। दूसरा डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ा था कि डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्टली कमोडिटी के प्राइसेस को अफेक्ट करते हैं। याद आ रहा है, इनडायरेक्टली कमोडिटी के प्राइसेस को अफेक्ट करते हैं, ये हम लोगों ने बात की थी, है ना। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली कमोडिटी के प्राइसेस को अफेक्ट करते हैं, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। मतलब कि सर अगर गुड 100 रुपए का है और जीएसटी का रेट 10% की जगह 20% हो गया, तो भाई 10% मतलब 10 रुपए, ये हो गया 110। बट अगर वो 20% हो गया तो ये डायरेक्टली ही बढ़ जाएगा। यस या नो, यस या नो, जल्दी जल्दी जवाब दो। यस सर। तो आईडीटी की बात करें, इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो वो डायरेक्टली कमोडिटी के प्राइसेस पर अफेक्ट करता है, जबकि डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। सर इनडायरेक्टली कैसे अफेक्ट करता है, कौन बताएगा मुझे? सर टैक्स इनडायरेक्टली बढ़ा अगर कोई तो एक बच्चा परचेजिंग बोलेगा, पावर कौन कम बोलना हुई। चाहता है, कौन बोलना चाहता है? विश्वास बोल रहा है, कौन बोल रहा है? तुषार मैं तुषार बोलूं? बताएगा। हाँ बोल ले। हाँ बेटा बोलो। सर अगर किसी बंदे की इनकम टैक्स, अगर किसी बंदे का इनकम टैक्स बढ़ता है तो उस हम्म बंदे की परचेजिंग पावर कम होती है, हम्म तो उसके थ्रू वो डिमांड कम करता है, परफेक्ट। एंड डिमांड कम करेगा तो नेचुरली प्राइस कम हो जाएगा, एंड घूम फिर आगे जब प्राइस कम होगा डिमांड दोबारा बढ़ जाएगी। बिल्कुल। प्राइस कौन कम कर रहा है? हेलो प्राइस कौन कम कर रहा है? सप्लायर कम वो कर रहा है। सप्लायर करेगा क्योंकि सर, डिमांड सप्लायर कम क्योंकि रहेगी। सप्लायर सप्लायर जैसे ही डिमांड कम हुई तो सप्लायर को प्राइसेस गिराने पड़े, सो दैट उसका डिमांड और सप्लाई एक जगह पे जाके क्या कर जाए, मीट कर जाए, जिसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। सो बच्चों डायरेक्ट हाँ जी सर। टैक्सेस इनडायरेक्टली कमोडिटी के प्राइसेस को इफेक्ट करता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है, इस पे कोई डाउट नहीं है। सो इसके अलावा डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात की थी हम लोगों ने कि डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है? प्रोग्रेसिव। नाउ व्हाट इज प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव? जितनी ज्यादा इनकम उतना ही ज्यादा टैक्स, जितनी कम इनकम उतना कम टैक्स। जबकि आईडीटी की बात करते हैं तो आईडीटी में इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रिग्रेसिव कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। इनकम ज्यादा हो या कम, आप अमीर हो या गरीब, आपको जीएसटी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर उतना ही देना होगा, आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर जीएसटी उतना ही पे करना होगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स एक रिग्रेसिव कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस की, तो डायरेक्ट टैक्सेस को कौन मैनेज करता है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस को कौन मैनेज करता है? सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। डायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल में हम लोगों ने इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, हाउस टैक्स का नाम लिया था। जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में वैट, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सब चीजें एग्जांपल्स इनडायरेक्ट टैक्सेस में हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे सर इसके अंदर और क्या पढ़ा था हम लोगों ने? नेक्स्ट वाज टैक्सेबल इवेंट, हम लोगों ने डिस्कस किया। टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या होता है बेटा? गुरप्रीत बताएगी हमें टैक्सेबल इवेंट का मतलब। गुरप्रीत है ना क्लास के अंदर? नहीं है, अच्छा सॉरी, आई तो थी फिर चली गई। हाँ, एक काम करते हैं, कौन बताएगा? साइकट बताएगा, साइकट। यस सर। व्हाट बता इज रही हूँ। है? सर गुरप्रीत है। अच्छा है, गुरप्रीत कहाँ है? ओ हाँ है तो सही। आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज ही नहीं आई थी तेरी पहले, अब आई है आवाज। हाँ बेटा बोल किधर पहले। से बोल रहे हो, आपके पास आवाज ही नहीं आ रही। बेटा वो क्या सर कर रहा है? टैक्सेबल इवेंट्स वो होते हैं जो इवेंट्स होते हैं जिनकी वजह से हमें टैक्स देना पड़ता है। बिल्कुल, तो एक ऐसा इवेंट या सिचुएशन जिसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है, हम उसको टैक्सेबल इवेंट कहते हैं, है होती ना। है। अच्छा तो बता दे, कस्टम ड्यूटी के लिए क्या टैक्सेबल इवेंट है? पोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, साइकट, साइकट बेटा आप मुझे बताओगे एक्साइज ड्यूटी का क्या टैक्सेबल इवेंट है?
एक्साइज ड्यूटी का क्या टैक्सेबल इवेंट है साइकट? सर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। परफेक्ट, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। अच्छा, मुझे रितिका बताएगी कि अगर गुड्स को नहीं, अगर हम लोग बात करें जीएसटी की, जीएसटी का क्या टैक्सेबल इवेंट है रितिका? So supply of goods and services. परफेक्ट, तो गुड्स को सर्विसेज को जब हम सप्लाई करते हैं तो उस पर क्या लगाते हैं हम? जीएसटी लगाते हैं। परफेक्ट, तो ये सब टैक्सेबल इवेंट्स के हम लोगों ने एग्जांपल पढ़े थे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के क्या डिफरेंस पड़ा था, मुझे बताएगा समीर। हाँ बेटा, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर पढ़ा था आपने समीर? सर आज पहली क्लास है मेरी। ओले, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। बट उससे पहले वाली क्लास तूने देखी नहीं, वीडियो वाली क्लास? सर जो चैनल पे अपलोड हुई थी? हाँ, जो प्लेलिस्ट दी थी मैंने, भेजी थी। नहीं सर, वो भी रिसीव नहीं हुई मुझे सही में। क्या बात कर रहा है? अच्छा, रिसीव नहीं हुई, चलो कोई नहीं, मैं अभी तेरे से क्लास के बाद बात करता हूँ, ठीक है फिर। तो अभी ये वाली क्लास तो रिविजनरी क्लास है बेटा, ये रिवीजन क्लास है, ठीक है। तो वो हाँ तभी जी। देखनी थी जब आपकी पहली 4 क्लासेस आप देख चुके हो। कोई बात नहीं, आप अटेंड कर लो और फिर इसके बाद आपसे फिर मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है। हाँ ओके बच्चों, सर। असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर के बारे में क्या डिस्कस किया? असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में हम आईटीआर फाइल करते हैं। किस साल की इनकम को शो करते हैं? प्रीवियस ईयर की इनकम को शो करते हैं, है ना। प्रीवियस ईयर इनकम ईयर है, असेसमेंट ईयर टैक्स ईयर है, यही बात होती है ना। प्रीवियस ईयर इनकम ईयर, असेसमेंट ईयर टैक्स ईयर। प्रीवियस ईयर में हम इनकम कमाते हैं और उसकी असेसमेंट यानी उसकी असेसमेंट करवाते हैं असेसिंग ऑफिसर के थ्रू असेसमेंट ईयर में। ये बात हम लोगों ने डिस्कस की थी। मतलब मान लो प्रीवियस ईयर 2018-19 है तो असेसमेंट ईयर कौन सा होगा मेहुल? अगर प्रीवियस ईयर 18-19 है तो असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? 1920। परफेक्ट, तो असेसमेंट ईयर अगर 21-22 है तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 2021। परफेक्ट, तो हमारे लिए कौन से एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट है? प्रीवियस ईयर 2021। हमें क्या याद रखना है? प्रीवियस ईयर 2021। हमारे एग्जाम्स प्रीवियस ईयर 2021 में हो रहे हैं, असेसमेंट ईयर 21-22। And when we talk about previous year 2021, it means Finance Act 2020, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर 2020-21 से स्टार्ट होता है, ठीक है जी। असेसी कौन होता है? असेसी इज अ पर्सन हु इज लायबल टू पे इनकम टैक्स। सर, जो पर्सन आज इनकम टैक्स के लिए लायबल है उसको हम असेसी बोलते हैं, है ना। और उसके बारे में हम लोग डीप डिस्कशन करेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर, आप लोग देखना, उसके अंदर मैं कुछ डिस्कशन और भी करूंगा। असेसिंग ऑफिसर कौन होता है इसके बारे में मैंने बताया था। असेसिंग ऑफिसर कितने तरह के होते हैं? 3। पहला जॉइंट कमिश्नर, नंबर 2 एसीडीसी, नंबर 3 आईटीओ। याद आया सबको? जेसी, एसीडीसी और आईटीओ, है ना। Yes, sir. Yes, तो sir. जॉइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर और आईटीओ इनकम टैक्स ऑफिसर के बारे में मैंने डिस्कशन किया था और मैंने बोला था ये वो लोग हैं जो, जहां तक इनकम टैक्स ऑफिसर, मतलब ये वो लोग हैं जो आपकी इनकम्स को कंप्यूट कर सकते हैं, टैक्स को कंप्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर के लोग जो होते हैं वो इनकम को कंप्यूट नहीं करते। यही बात डिपार्टमेंट में बताई थी। सबसे पहले कौन आता है डिपार्टमेंट में बताओ? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नीचे सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी के नीचे चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर के नीचे कमिश्नर, कमिश्नर के नीचे एडिशनल कमिश्नर, फिर जॉइंट कमिश्नर, फिर एसीडीसी, फिर आईटीओ और इंस्पेक्टर क्लर्क्स। यस या नो? Yes, sir. और हम लोगों ने इनकम Yes, टैक्स sir. एक्ट के बारे में बात की थी बच्चों। इनकम टैक्स एक्ट में 298 सेक्शंस होते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया था, और 14 शेड्यूल्स होते हैं। ये बातें हम लोग और आने वाली क्लासेस में और डेप्थ में जाएंगे इसके बारे में, ठीक है। और टैक्स रेट्स फाइनेंस एक्ट में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था कि जो जनरल कैटेगरी का टैक्स रेट है बेटा, जनरल कैटेगरी का जो टैक्स रेट है वो क्या है? जनरल, सर मैंने बताया था टैक्स रेट जो होते हैं वो 2 तरह से होते हैं, एक होता है स्लैब और एक होता है फ्लैट। हम लोग बात कर रहे थे स्लैब रेट की। अगर आप लोगों ने पहली 4 वीडियोस देखी हैं, इसमें मैंने स्लैब रेट्स की बात करी होगी। पहला जो बात की होगी वो बात की होगी रेजिडेंट मेन वुमेन बिलो 60 इयर्स, यस या नो। इसके अलावा एचयूएफ, इसके अलावा एओपी बीओआई, इसके अलावा एजेपी। अच्छा, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स भी इसी में आते हैं। Non-resident नॉन रेजिडेंट yes. इंडिविजुअल्स भी इसी में ही आते हैं। अगर आपको याद हो तो इसमें मैंने बताया था नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स की एज
एज यहां पर मैंडेटरी नहीं है, यानी एज 80 साल से ऊपर भी हो सकती है, 40 साल से कम भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए यही स्लैब है बच्चों। और उसमें मैंने क्या बोला था, अप टू 2,50,000, 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक टैक्स लगेगा कितना, 5%। 5 लाख से लेके 10 लाख पर टैक्स लगेगा 20%, और अबव 10 लाख पे टैक्स लगेगा 30%। बताओ यस या नो? यस या नो? Yes. प्लस हेल्थ एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। यस या नो? तो ये सब बातें हम लोगों ने की थी, मेरे ख्याल से शायद ये वाले स्लैब की बात करी थी। इसके अलावा हम लोगों ने एक स्लैब पढ़ा था, जो पढ़ा था रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन्स, सॉरी सीनियर सिटीजन्स। सीनियर सिटीजन्स कौन होते हैं बच्चों? जिनकी एज 60 हो जाए, 60 और अबव हो, बट 80 से कम हो, बट बिलो 80। बहुत ही ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ही ध्यान से ये बातें समझना। 60 साल या उससे ज्यादा बट 80 से कम होने पर आपको रेजिडेंट सीनियर सिटीजन का स्लैब लगेगा, जिसमें बोला जाता है कि पहले 3 लाख रुपए पर, फर्स्ट 3 लाख रुपीस पर आपका टैक्स रहेगा 0। 3 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स लगेगा 5%, और 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए की इनकम पे टैक्स लगेगा 20%, और अबव 10 लाख रुपए पर टैक्स लगेगा 30%। इज दैट क्लियर? प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। ये बात हमने की थी, ये हमारा सेकंड स्लैब था। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में जब भी आपकी उम्र 60 हो गई, अगर आपकी प्रीवियस ईयर में 60 साल की उम्र हो गई, चाहे वो बिल्कुल आखिरी डेट पे हुई हो, 31 मार्च को भी हुई हो 60 साल की, तब भी आपको स्लैब रेजिडेंट सीनियर सिटीजन वाला लगेगा, और 3 लाख रुपए तक इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? अब थर्ड स्लैब भी था, जिसके अंदर क्या डिस्कशन है, ये देखो। थर्ड स्लैब क्या कहता है? रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन्स, है ना, जिनकी एज 80 और अबव हो। तो बच्चों पहले ही बहुत ज्यादा है, इसलिए यहां पर बिलो कुछ नहीं है, ठीक है, 80 पहले ही बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए यहां तक इनकम टैक्स वालों ने स्लैब बना दिया और कहा अप टू 5 लाख रुपीज आपको टैक्स नहीं देना है, टैक्स इज 0। और 5 लाख रुपीज से लेकर 10 लाख रुपीज तक की इनकम पर टैक्स का रेट लगेगा सीधा 20%, यानी सीधा हार्ट अटैक। और अबव 10 लाख रुपए पर 30% का स्लैब रेट लगेगा, और उसके बाद लगेगा हेल्थ एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो बच्चों अगर हम लोग बात करें सीनियर सिटीजन्स की, तो सीनियर सिटीजन्स को 2 कैटेगरी में बांट दिया है। एक वो लोग जिनकी उम्र 80 नहीं हुई है अभी प्रीवियस ईयर में, और एक वो लोग जिनकी उम्र 80 हो चुकी है प्रीवियस ईयर में, उनके लिए स्लैब 5 लाख तक इनकम एग्जेम्प्ट है। तो स्लैब लगाना आना चाहिए, सबसे पहले स्लैब समझ तो आ जाता है, फिर उसके बाद लगाना भी आना चाहिए कि किस तरीके से लगाना है और उसको कैसे अप्लाई करना है, पूरे हमेशा के लिए याद रखना है हमने। तो ये 3 स्लैब्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। इसके अलावा मैंने रिबेट के बारे में डिस्कस किया था, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, और मैंने इसमें यह बताया था कि अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल की, ध्यान से हर लैंग्वेज को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अभी आपके पास बुक नहीं आई, जिसके पास बुक आ गई वो लोग बहुत अच्छी बात है, आप लोग देख सकते हो बुक के अंदर भी वो सब चीजें बुक में भी लिखी हुई हैं। रेजिडेंट इंडिविजुअल जिनकी एज, सॉरी रेजिडेंट इंडिविजुअल जिनकी एज छोड़ो, इफ रेजिडेंट इंडिविजुअल उनकी नेट इनकम 5 लाख रुपए तक की रहती है, तो उनको टैक्स में रिबेट मिलता है अप टू ₹12,500। यानी अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक की रहेगी, तो हम आपको टैक्स में छूट देंगे 12,500 रुपए की। और मैंने आपको ये पॉलिसी बताई थी, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या थी? गवर्नमेंट कहती कि जिनकी इनकम कम है उनको छूट दे देते हैं टैक्स में, और जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है उनके ऊपर एक और टैक्स लगा देते हैं, उसको बोलते हैं सरचार्ज। क्या बोलते हैं? सरचार्ज। उससे क्या है, गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा, गवर्नमेंट कहेगा कि भैया देखो टैक्स में छूट दोगे तो हमारा टैक्स आएगा कैसे, इसलिए उन्होंने 5 लाख तक वालों के लिए छूट दे दी, और जिनकी इनकम 50 लाख से ऊपर है उनके ऊपर सरचार्ज लगा दिए, ठीक है, उसके बाद और टैक्स लगा दिया। क्योंकि मैंने एक एग्जांपल इस तरीके से देता था कि देखो एक समुंदर है ना, समुंदर, पानी का समुंदर, उस समुंदर में से पानी का डब्बा निकाला, बाहर फेंका, फिर डब्बा निकाला, फिर बाहर फेंका, फिर डब्बा निकाला, फिर बाहर फेंका, एक बारी और मन किया, फिर डब्बा निकाला, फिर बाहर फेंक दिया। मुझे एक बात बता दो, क्या समुंदर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, समुंदर वैसे का वैसे ही रहेगा, है कि नहीं? बट अगर आपके पास है ही डब्बा,
जरा सा भी गिर गया तो फर्क तो दिखेगा ना यार, जरा सा भी गिर गया पानी, है ही डब्बा, तो उसमें फर्क दिखेगा। सो बेसिकली यहां सिर्फ कहने का मतलब यहां पर यह है कि वो जो डब्बा वाली बात कही है, मैंने बात की है उस रिबेट के लिए, यानी उन लो इनकम्स के लिए जिनकी इनकम 5 लाख रुपए तक की है। और मैंने जो समुंदर वाली बात की है वो उन सरचार्ज वाले लोगों के लिए बात की है जिनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, उन पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, उनको फर्क पड़ता नहीं है, थोड़ा सा और दे देंगे, क्योंकि वो लोग देखो, वो लोग पहले से ही प्लानिंग करते हुए चल रहे हैं, कुछ ना कुछ वो 50 लाख 60 लाख दिखा रहे होंगे, उसमें पहले ही वो कुछ अंदर कर चुके हैं अपनी जेब में, कि भाई 10-20 लाख रुपए तो चलो अपनी जेब में पहले ही पड़े हुए हैं, ठीक है, और 50-60 लाख रुपए दे दिया, उसमें टैक्स कितना बनता है बताओ। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो रिच लोग होते हैं ना, जो अमीर लोग होते हैं जिनकी अच्छी खासी इनकम्स होती है साल की, वो लोग क्या करते हैं, वो पहले से ही उनको पता होता है टैक्स में कैसे प्लानिंग करनी है, इवेजन करनी है, आप इवेजन करने का प्लान करते हैं। हालांकि मैं नहीं सिखाऊंगा, आप लोग खुद ही बोलने लग जाओगे, सर इस पर्टिकुलर सेक्शन में तो ऐसा भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, मैं ये बोलूंगा, बट मैं क्लास के अंदर मैं ये नहीं बोल सकता ना लीगली कि सर टैक्स की इवेजन सिखाते हैं, टैक्स की चोरियां सिखाते हैं, नहीं तो फिर भाई साहब नाम किसी और गलत काम में फेमस हो जाएगा, तो वो मैं नहीं चाहता हूं। बट आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए, पता सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट्स क्लाइंट्स आजकल चाहते यही है। अभी 2 दिन पहले की बात है, एक क्लाइंट मेरे पास आया, वो सीधा आके यही बोलता है कि मेरे को 3 लाख रुपए का टैक्स पे करना पड़ रहा है, मुझे टैक्स कैसे बचाना है। अभी रिसेंटली एक और भी एक केस आया जीएसटी का, जिसमें उसको 1 करोड़ रुपए का टैक्स देना है। सर कहता है कि कोई जुगाड़ बताओ जिसमें मैं टैक्स कम दे के भी काम कर लूं। उन्होंने रिटर्न नहीं भरी बहुत टाइम से, और उनका 1 करोड़ प्लस टैक्स है, ठीक है। तो एक्चुअल में ऐसी ऐसी चीजें आएंगी जब आप कल को प्रोफेशनल बन जाओगे दोस्तों, तो आप लोगों को भी ऐसी क्लाइंट्स मिलेंगे और उनकी रिक्वायरमेंट्स यही होंगी। फिर आप ये नहीं कह सकते मैं सिंघम हूं, सिंघम, मैं बिल्कुल भैया मैं ऐसे काम नहीं करता, मैं गंदे काम नहीं करता, मैं गलत काम नहीं करता, मैं और गलत काम किसी को करने भी नहीं दूंगा। हाँ, तो उस केस में क्या होगा, वो क्लाइंट कहेगा कि भैया तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, कोई तो आएगा, तू नहीं आएगा तो कोई और आएगा। तो कहने का मतलब ये है, नॉलेज हर चीज की होनी चाहिए। हाँ, आपको करना है या नहीं करना, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, कि आप वो गलत काम करना चाहते हो या नहीं। गलत काम करोगे तो अगेन कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम रहेगी कि यार हम लोग गलत कर रहे हैं, देखो कहीं ना कहीं पकड़े जाने के चांसेस हैं। हाँ, अगर आप सेफली गलत काम करते हो, सेफली सेफली क्या होता है, नाम भी ना आए और काम भी ऐसा कुछ कर गए, तो वो देखो वो होते हैं समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। हाँ, जिनका दिमाग बहुत चलता है, वो प्लानिंग करके चलते हैं कि भैया मेरा नाम नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो इस केस में क्या करना है क्या नहीं, ये सब प्लानिंग्स, ये सब बातें टैक्स के साथ जुड़ी हुई हैं दोस्तों। जब आप टैक्स पढ़ते हो ना, तो बच्चे टैक्स पढ़ते पढ़ते ये सब चीजों पर रिसर्च करना चाहते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग रिसर्च करो, क्योंकि तभी इस सब्जेक्ट में और ज्यादा इंटरेस्ट बनेगा और आप इंडल्ज होगे इस सब्जेक्ट के साथ ना। ये क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए नहीं, बट आप लोगों को पता सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। डीपली पता होना चाहिए कि क्या लूप होल्स रह गए हमारे कानून के अंदर, इनकम टैक्स का कानून कहां गलतियां कर रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, सो दैट आप लोग जाके ये चीजों का प्लानिंग आप लोगों को पता हो कि हाँ ये चीजें हो सकती, ठीक है। बट करना है या नहीं करना, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। चलो वो बातें अभी हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। ओके सर क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी करके हमारी बेटा? रिक्वायरमेंट तो पूरी हो रही है बेटा? क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी करके हाँ, अपनी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो रही है। अब वही तो बात है, वो वही बात है ना कि क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट तो पूरी कर रहे हो आप लोग, और अपनी रिक्वायरमेंट भी पूरी कर रहे हो, उसमें तो सब कुछ जो जो चाहिए तेरे को भाई साहब सब मिलेगा। बट वही है कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कुछ लोग बड़े होते हैं ना, जैसे सिंघम टाइप के, कि नहीं यार मैं नहीं करता ये सब चीजें, मैं गंदे काम नहीं करता और ना मैं किसी को करने दूंगा, ऐसा कोई बंदा होता। तो अगर कोई ऐसा है तो है, ठीक है, देन वो रहते हैं ऐसा, और उनको जरूरत नहीं होती। कई लोग होते हैं जिनको पैसे की भी जरूरत नहीं है, वो बस नाम अच्छा कमाना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं। नाउ देयर इज प्लानिंग आर ऑफ 2 टाइप्स, इलीगल, लीगल। आप लोग लीगल प्लानिंग भी कर सकते हो, लीगल प्लानिंग भी बहुत तरीके हैं। तो भैया लीगल प्लानिंग करोगे ना तो ज्यादा अच्छा है, उसमें टेंशन ही खत्म, बचने के तरीके खत्म। मतलब कोई आप उसको ये नहीं बताओगे कि जो असेसी होगा आपके पास आएगा और वो ये कहेगा कि मैं कैसे बचूं, तो आप उसको ये नहीं बताओगे कि कुछ कैसे बचेगा, आप ये बताओगे कि भैया ये टैक्स बनता है, इतना देना है, ठीक है। इसका एक तोड़ है, मैं थोड़ा सा प्लानिंग कर सकता हूं, मैं कुछ डिडक्शंस ले लेता हूं, इनकम टैक्स में बेनिफिट ले लेता हूं, और वो आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको ये इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो यस, देयर आर सो मेनी वेज, बट और आपको देखना है कि किस तरीके से क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, और वो आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप गलत काम में पकड़े गए ना बेटा, फेमस तो तू बहुत होगा, बहुत फेमस होगा, नाम बहुत हो जाएगा, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आनी तेरी
पहले पेज पे, फ्रंट पेज पे। ये ही है वो इंसान, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसने सीए इंस्टीट्यूट का नाम खराब कर दिया और ऐसे 1-1 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ रुपए का बिजनेस करता रहा, बिजनेस में जेब में पैसे ही पैसे आते रहे और गलत काम, गलत प्लानिंग करता रहा, लोगों के लिए टैक्स बचाता रहा। भाई साहब, नरेंद्र मोदी जी का ऑफिशियल लेटर आएगा तेरे को, ठीक है, कि भाई कोई नया जेल खुला है, उसके अंदर मैं तेरा स्वागत करता हूं नए जेल में। तो इस तरीके से हाल हो जाएगा। तो इसलिए करना है या नहीं करना, दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी वो सोच लेकर कि हाँ यार मेरे साथ क्या होने वाला है बाद में। पापा कहेंगे मेरे बच्चे ने का नाम बड़ा किया है मेरा मेरा नाम बड़ा किया है, चाहे जो भी है, और नाम पता चले किस चीज में हो रहा है। सीए बनना नाम, सीए अच्छे कामों में नाम अलग बात है, इलीगल में नाम आ गया ना भाई साहब, बर्बाद हो जाएगी जिंदगी। समझ में आ गया? तो इसीलिए बहुत सोच समझ के ये डिसीजंस लेने होते हैं कि करना है या नहीं करना। ऑफर्स बहुत आएंगे, ऐसे ऐसे ऑफर्स बहुत आएंगे, ठीक है, बट दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि बेटा करना है या नहीं करना है। चलो चलो, वो सब बातें चलती रहेंगी। मीनवाइल जैसे जैसे क्लासेस को प्रोसीड करेंगे, सब बातें भी चलती रहेंगी, जरूरी है ये बातें। सरचार्ज, नो, सरचार्ज गवर्नमेंट ने क्यों लगाया? गवर्नमेंट ने कहा जो अमीर लोग हैं उनसे और टैक्स लो, जो गरीब है उनको रिचार्ज, उनको रिबेट दे दो, उनको बेनिफिट दे दो और सरचार्ज दे दो, उनके ऊपर सर पे चार्ज लगाओ, टैक्स लगा दो। 50 लाख रुपए से अगर ज्यादा इनकम होती है, अगर आपकी नेट इनकम 50 लाख क्रॉस कर जाती है तो आपको सरचार्ज लेना होगा 10%। अगर आपकी नेट इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो जाती है तो सरचार्ज लगेगा 15%। बच्चों, अगर आपको याद आ रहा हो, अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हो जाती है तो सरचार्ज है 25%, और अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा हो जाती है तो सरचार्ज का रेट है 37%, 37%। तो इस तरीके के सरचार्ज लगाए गए, जो जितना ज्यादा कमा रहा है उसके ऊपर उतना ही सरचार्ज का बर्डन डाला गया। और याद रखना है बच्चों, सरचार्ज इज टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर ही टैक्स लगता है। मतलब अगर 100 रुपए का टैक्स आया ना, उसके ऊपर लगता है, ये इनकम पे नहीं लगता है। तो चलो कहीं ना कहीं बचा, क्योंकि अगर इनकम पे लग गया तो भैया खत्म ही हो जाएगी कहानी। इनकम पे पहले ही तो तुम टैक्स इतना ले रहे हो, 30 पहले ही ले रहे हो, उसके ऊपर ये भी लगा दिया तो गए, तो गए। फिर कहेंगे गवर्नमेंट को, फिर तुम क्या कहोगे, तुम क्या बोलोगे कि हम गुरुद्वारे में जाके बैठ जाते हैं और आप ही को पैसा, हम आप ही को लेकर बैठे हुए हैं, हम कर क्या रहे हैं, हमने पैसे नहीं कमाने भाई, हम गवर्नमेंट को देने के लिए बैठे हुए। सर अभी भी वैसे बहुत ज्यादा है, बट अगर ये इनकम पे लगा देते ना तो बात ही खराब हो जाती। इसीलिए अभी इनकम पे नहीं लग रहा है, ये टैक्स पे ही लगता है। सरचार्जेस ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। और जो सेस भी लगता है ये भी टैक्स ऑन टैक्स लगता है, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, ठीक है जी। तो यही सब बातें हैं जो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में डिस्कस की थी दोस्तों। तो ये हमारे टॉपिक्स होते हैं ओवर, और आप लोग अब आगे के लेक्चर्स को एंजॉय करो और अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, ठीक है। और देखो, अगर आप बेमने पढ़ोगे, टाइम पास फॉर्मेलिटी करनी है, कोर्स कंप्लीट करने के लिए पढ़ना है, तो मजा नहीं आएगा। इसलिए पढ़ो क्योंकि यार क्लाइंट की हेल्प करनी है, हमें अपना नाम बनाना है फ्यूचर में, ठीक है, पैसे कमाने हैं खूब। और मैं आपको सच बात बताऊं, आज के टाइम पर जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आप लोग जानते ही होंगे, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो किसी सब्जेक्ट का फायदा नहीं उठा पाए एक्सेप्ट टैक्स। इसका फायदा नहीं है, टैक्स का फायदा है। टैक्स की नॉलेज होगी तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट तरक्की पे तरक्की, तरक्की पे तरक्की, तरक्की पे तरक्की, ठीक है जी। और आपको मजाक नहीं है, मैं ऐसे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं और ऐसे आएंगे आप लोगों के पास भी, बट आप लोगों को देखना है कि वो चीज आपको करनी है या नहीं करनी है, ठीक है जी। चलो, तो आज का जो लेक्चर है उसको करते हैं समाप्त यहीं पर, और इसी तरीके से हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक।